इंडिया बोल रहा है में खबर की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो देश की राजधानी दिल्ली से निकली है और यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अधर्म का खेल चल रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। गैर मुस्लिम छात्रों और स्टाफ को प्रताड़ित किया जाता है, जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। और यह बात कोई हवाई नहीं है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिस रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही जा रही है। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव और उन पर डाले जाने वाले धर्मांतरण के दबाव को लेकर 65 पेज की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तैयार की है, जिसमें गैर मुस्लिम फैकल्टी, छात्र, पूर्व छात्र और कर्मचारियों से बातचीत की गई है। उसके बाद इस रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। अब सवाल यह उठता है कि कॉल फॉर जस्टिस की जो रिपोर्ट आई है उसमें खुलासे क्या हुए हैं। इसमें यह बताया गया है कि गैर मुस्लिम छात्र फैकल्टी के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार, गैर मुस्लिमों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, गैर मुस्लिमों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रहे पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में चल रहे इस पूरे गोरख धंधे को लेकर, इस पूरे खेल को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। प्रेशर बनाया जाता है उनके ऊपर कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, किसी यहाँ की फैकल्टी से शादी कर लो, बेगम बन जाओ। तो इस तरह की सारी एविडेंस हमारे रिकॉर्ड में है। धमकियाँ भी दी जाती हैं जिसके अंदर ये यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, एसिड भी फेंका जा सकता है, रेप भी हो सकता है। तो इस तरह की इनडायरेक्ट धमकियाँ भी प्रोफेसर्स ने अपने किए। एक जो कॉमन फीचर है कि जो कन्वर्शन नहीं कर पाते उनका जो है फर्दर प्रमोशन ब्लॉक करने की कोशिश। और इसी तरह की एविडेंस स्टूडेंट्स की एविडेंस ये है कि किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हिंदू फेस्टिवल मनाने पर जो है ऑब्जेक्शन किया जाता है, उनको डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ नारे लगाए जाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त आशीष सिन्हा लीगल एडिटर जुड़ रहे हैं, जो इस रिपोर्ट को बारीकी से अध्ययन भी कर रहे हैं। आशीष, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, लेकिन मामला कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी वही के एक फैकल्टी ने यह बात कही थी कि वो उनके प्रमोशन में अड़ंगा लगाया गया, उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, जिसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी। इस बारे में जो रिपोर्ट आई है कॉल फॉर जस्टिस की, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी आशीष? देखिए विवेक, दरअसल अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हालांकि कॉल ऑफ जो जस्टिस है, कॉल फॉर जस्टिस, उनकी तरफ से ये सो मोटो लेते हुए इस पूरे मामले की जांच की गई। जो इस एनजीओ के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मेरी बातचीत अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कई शिकायतें आई थी और उसके बाद हमने एक कमेटी का गठन जो था वो अगस्त के महीने में किया था। और इस कमेटी ने तकरीबन 3 महीने तक पूरी इस मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट तैयार की। जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक कुल 27 लोग हैं जिनकी गवाही ली गई, जिसमें 7 प्रोफेसर हैं, इसके अलावा फैकल्टी के सदस्य हैं, 8 से 9 कर्मचारी हैं, 10 पूर्व छात्र हैं। इन सबके बयान के लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि संस्था के जो पूर्व फैकल्टी सदस्य हैं या छात्र हैं, उन्होंने और इस समय जो मौजूदा लोग हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और धर्मांतरण का उन्होंने दबाव का एक गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन एक बात और यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी कि कॉल फॉर जस्टिस जो है वो एक एनजीओ है। अभी उसकी रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली सरकार को दी है, उसके अलावा केंद्र सरकार को दी है। तो अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर फर्दर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट इन्होंने आगे बढ़ा दी है। अब सरकार की तरफ से किस तरह का कॉल लिया जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जब तक सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं बनाई जाती तब तक उस रिपोर्ट का मुझे लगता है कि कोई कानूनी आधार नहीं होता। तो आने वाले समय में
में, क्योंकि जस्टिस ढींगरा साहब रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के बड़े जज हैं और मेरे जानकार भी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, तो जाहिर तौर पर उस रिपोर्ट के बाद आने वाले समय में इसमें सरकार की तरफ से भी कोई कमेटी होगी जिसमें हो सकता है जी, जस्टिस ढींगरा लेकिन साहब। आशीष एक बात तो था, हंगामा तो होगा इस रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट सामने आई है। नहीं देखिए, वो तय है, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राह चलते किसी व्यक्ति ने ये रिपोर्ट तैयार कर दी। जस्टिस ढींगरा हमारे मुल्क में जो सबसे बेहतरीन जजेस रहे हैं उनमें से एक है जस्टिस ढींगरा, और उनकी अध्यक्षता में अगर किसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, 3 महीनों का लंबा समय लिया है, एक बड़े नाम है, तो मुझे लगता है, जैसा मैंने शुरुआत में भी विवेक कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी जामिया जो प्रशासन है वो ये कह सकता है कि इसकी कोई कानूनी जो वैधता है वो नहीं है, ये किसी सरकार की रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अब देखना ये होगा कि जो बोल सरकार के पाले में गई है कि सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, और क्या इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका भी दाखिल होती है क्या, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। रिपोर्ट ने एक नया, मुझे लगता है कि चीजें जो फैक्ट्स है वो सामने लेकर आई हैं, लेकिन उसको अंजाम तक लेके जाने की जिम्मेदारी सरकार की अपनी। जी, इसमें कई चौंकाने वाली बात कही गई, जैसे जस्टिस ढींगरा को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी कई बात कही जिसको लेकर हंगामा होना तय है। फिलहाल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जस्टिस ढींगरा को आपने थोड़ी देर पहले सुना, वो कह रहे हैं कि थ्रेट कॉल करना, प्रमोशन को रोकना, प्रमोशन में अड़चन डालना, धर्मांतरण के लिए प्रेशर बनाना, धर्मांतरण के लिए फोन कॉल करके प्रेशर बनाना, इस रिपोर्ट में ऐसे कई चौंकाने वाले दावे हैं जिसे लेकर हंगामा होना तय है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय आगे क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी, और इस रिपोर्ट को लेकर रिएक्शंस क्या क्या आते हैं इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन आगे बढ़ते और चलते हैं महाराष्ट्र इलेक्शंस की तरफ से और जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी घमासान। जब भी हम बटे हैं तो बटे हैं, बटे थे तो बटे थे। एक है तो सेफ है, एक है तो उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सियासत चरम पर है। यूपी से निकला ये नारा, या यूपी कह सकते हैं आप, हरियाणा से निकला ये नारा झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक छाया हुआ है। चुनाव पर इसका कितना असर होगा यह आपको 23 नवंबर को पता चलेगा, जिस दिन नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन महाराष्ट्र में इसे लेकर घमासान चरम पर है, और एक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक घमासान महाराष्ट्र की सियासत में ही नहीं, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के अंदर भी शुरू हो गया है। सीएम योगी के नारे पर महायुति में रार तो छिड़ी ही थी, बीजेपी में भी एक राय नजर नहीं आ रही। इससे पहले अजीत पवार ने इसका विरोध किया और कहा कि यह महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, तो अब उन्हीं के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं पंकजा मुंडे। सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है। इसलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंकजा मुंडे से पहले महायुति गठबंधन में बीजेपी के अहम साथी अजीत पवार इसका विरोध कर चुके हैं। इसका विरोध अशोक चौहान कर चुके हैं, और यह विरोध एक दो बार नहीं है, बल्कि हर मौके पर विरोध जताया जा रहा है। अजीत पवार का कहना है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे का कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये यूपी है, ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं,
मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 23 तारीख तक का इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र में क्या चलता है, कैसा चलता है और कैसा नहीं चलता है, जनता सब बता देगी। बटेंगे तो कटेंगे नारा हिंदुत्व विचारधारा वाला, हार्डकोर हिंदुत्व। ऐसे में अजीत पवार की सियासी मजबूरी भी हो सकती है कि वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों गठबंधन में कांग्रेस के बाद अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने ही सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ऐसे में इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि अजीत पवार की सियासी मजबूरी क्या है। समझते हैं दोनों गठबंधन में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या से कि यह मामला पूरी तरह से कैसे वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 9 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। एनसीपी शरद पवार ने 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। शिवसेना यूबीटी ने 1 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। महायुति में बीजेपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। शिवसेना शिंदे गुट ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट ने 5 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। यानी कि लगभग 10% उम्मीदवारी अजीत पवार ने मुसलमानों को दी है। 288 सीटों पर 420 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। एआईएमआईएम ने 12 तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी छोटी पार्टियों से हैं और निर्दलीय 218 मुस्लिम प्रत्याशी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अजीत पवार ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनकी स्थिति मजबूत है। इस लिहाज से वो नहीं चाहते हैं कि उनके वोट बैंक पर डेंट हो, उन्हें नुकसान हो, और बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन करके वो अपना नुकसान करा लें। अजीत पवार की मजबूरी आप समझ गए होंगे और बीजेपी को भी ये अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि उनके विरोध पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जरूर कहा कि नारे में कोई खराबी नहीं है। अजीत पवार इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जिस बयान पर यह हंगामा महाराष्ट्र में हुआ है, वो बयान क्या है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वैसे भारत के राजनीति इतिहास को देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी खुलकर कह रही है कि अगर हिंदू एक साथ नहीं आए तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसके पहले आपने कभी इस तरह का सियासी मौसम या सियासी फिजा नहीं देखी होगी। इसके पीछे की वजह पता है आपको क्या है? इसके पीछे की वजह है जीत की रणनीति। क्योंकि दोनों गठबंधन को जीत के लिए 40% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज चाहिए, तो दोनों ने अपने अपने तरीके से फॉर्मूले बनाए हैं। महाराष्ट्र में रेवड़ी बांटने का वादा दोनों गठबंधन की तरफ से किया गया है। फिक्स वोट के लिए भी एक फॉर्मूला अलग से तय किया गया है। जीत का फॉर्मूला क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूं और जानने की कोशिश करते हैं यह जीत का फॉर्मूला किस तरह से तय हो रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष रेवड़ियों का वादा तो कर ही रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश कर रहा है और इस बयान का विरोध कर रहा है। जबकि बीजेपी रेवड़ी प्लस बहुसंख्यक यानी कि बहुलवाद की राजनीति पर भरोसा करके चल रही है और 40% वोट हासिल करने की स्ट्रैटेजी में लगी हुई है। यही मुख्य फर्क पक्ष और विपक्ष के बीच आपको नजर आएगा। अब आपको महाराष्ट्र का जातीय समीकरण भी बता देते हैं। महाराष्ट्र का जातीय समीकरण क्या कहता है, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। मराठा 28%, ओबीसी 38%, दलित 12%, आदिवासी 10%, और अगर मुस्लिमों की बात करें तो 12% की आबादी। बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी 1, 2, 3, 4, ये जो 4 कैटेगरी आप देख रहे हैं, इनको कलेक्ट करना चाह रही है, और जिससे कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ जाए और महाराष्ट्र में जीत का रास्ता क्लियर हो जाए, जीत का रास्ता साफ हो जाए।
इसलिए बटेंगे तो कटेंगे की बात की जा रही है। यह नारा सीएम योगी का दिया हुआ है, लेकिन इसी से मिलता जुलता नारा पीएम मोदी भी चुनावी रैलियों में दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों नारों का मतलब एक ही है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारी मुंबई जोड़ने में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी केवल और केवल तोड़ने की बात करते हैं। मुंबई में हर जाति समुदाय के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन महाअघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। मजबूत कांग्रेस सरकार में आकर एसटी, एससी, ओबीसी की उनको तबाह करेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। एक बात बहुत जरूरी हो गई है और वो है एक है तो सेफ है, एक है तो महाराष्ट्र में चुनाव है तो सियासी तनाव भी है। बैग चेकिंग को लेकर एक अलग एजेंडा चलाया जा रहा है। जहां अलग अलग मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो बैग चेकिंग पर भी सियासत भारी है। जिन नेताओं के बैग चेक हुए उनमें अब गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी जुड़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में रखे उनके बैग और बाकी सामान की जांच की, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई। बैग चेकिंग का वीडियो खुद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इससे पहले विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे थे चुनावी अधिकारियों को कि वो जाकर मोदी और अमित शाह के बैग चेक करें, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। इस बीच सोशल मीडिया पर अमित शाह ने लिखा कि महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। बीजेपी निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बेशक इसे गृहमंत्री की तरफ से एक पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। बैग जांच पर जो सियासत चल रही है उसकी और डिटेल आपको बताते हैं कि अब तक किन बड़े नेताओं के बैग चेक हो चुके हैं। जो सबसे पहले आज जो ताजा नाम जुड़ा है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, इसके अलावा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उद्धव ठाकरे शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष, नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री और रामदास अठावले की बैग को चेक किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की सांसद हाना रावहिती का यह वीडियो है जो संसद में स्वदेशी संधि विधेयक को बिल जो आया था उसके बिल को फाड़कर वो पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। बिल को लेकर न्यूजीलैंड की संसद में चर्चा हो रही थी। जब हाना को बोलने के लिए मौका मिला तो वो पहले खड़ी हुई, गुस्सा दिखाया और विधेयक की प्रति फाड़ दी। इसके बाद उन्होंने पारंपरिक नृत्य माउरी हाका करने लगी। हाना को हाका डांस करते संसद में सभी सांसद उनके समर्थन में आ गए और वो भी हाका डांस करने लगे। न्यूजीलैंड की संसद में पहली बार ऐसा हुआ जब हाना पहुंची थी और तब भी उन्होंने अपना भाषण देकर हाका डांस किया था जो काफी वायरल हुआ था। यूपी के शाहजहां का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बाइक पर आधा दर्जन से ज्यादा लोग बैठे नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जब बाइक को रोका और सवारियों की गिनती शुरू की तो सभी हैरान रह गए। एक बाइक पर कुल 8 लोग बैठे हुए थे, वो भी लाठी, रजाई, गद्दा, बाल्टी, तमाम साजो सामान के साथ। हालांकि पुलिस ने काउंटिंग करने के बाद युवक को समझाइश दी और कहा कि सड़क पर इस तरह से चलना खतरनाक हो सकता है, जिंदगी
को जोखिम में डालने जैसा हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से सावधानी बरतें। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।